नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अनुमान से बेहतर नतीजों से अमेरिकी बाजार नई ऊंचाई पर। बैंक ऑफ जापान और ईसीबी के फैसले से पहले एशियाई बाजार मजबूत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी सपाट। आवाज की खबर पर मुहर। एचपीसीएल में सरकारी हिस्सा खरीदेगी ओएनजीसी। 28,000 करोड़ रुपए में होगा सौदा। एचपीसीएल बनी रहेगी लिस्टेड कंपनी। आवाज की एक और खबर पर मुहर। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा पूरा देश। भारत नेट फेज 2 में 1.5 लाख गांव तक पहुंचेगा इंटरनेट। प्राइवेट कंपनियां भी होंगी शामिल। आज शाम आएंगे दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। जीआरएम बढ़ने की उम्मीद। कल होने वाली एजीएम पर रहेगी सबकी नजर। विप्रो, बजाज ऑटो और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे भी आज। बजाज ऑटो और कोटक से अच्छे नतीजों की उम्मीद, लेकिन विप्रो की डॉलर आय पर दबाव संभव। आज देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति। सुबह 11 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। शाम 4 बजे तक नाम का ऐलान होने की उम्मीद। गुरुवार की सुबह है और ध्यान रखें, भारतीय बाजार जिन स्तरों पे कामकाज कर रहे हैं, इन स्तरों पर अस्थिर होते हुए, वोलेटाइल होते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ते की जब शुरुआत हुई थी सोमवार को, तो अच्छे उछाल के साथ शुरुआत हुई। उसके बाद मंगलवार को हमने देखा दबाव आता हुआ भारतीय बाजारों में, और कल वापस एक रिकवरी का दिन था। तो देखना होगा आज किस तरह का सेशन पैन आउट होता है। लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? पहले तो निफ्टी की 4 दिग्गज कंपनियों के आज रिजल्ट्स आने हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक और साथ साथ विप्रो के। ध्यान रखें, मैं इनका कुल वेटेज कैलकुलेट कर रहा था। ये जो 4 नतीजे आने हैं, 13% का वेटेज रखते हैं ये निफ्टी पे। तो उस लिहाज से, रिजल्ट्स के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन। और आज हम अपना नया राष्ट्रपति चुनने वाले हैं। 14th प्रेसिडेंट कौन बनेगा इस देश का, उसका पता चलेगा हमको आज। क्या वो कोविंद जी होंगे या मीरा कुमार जी होंगी? आज शाम को 4:30-5 बजे तक ये फैसला आता हुआ आपको नजर आएगा। दिन के दौरान हालांकि लगातार अपडेट सुनने को मिलेंगे। और आज क्योंकि गुरुवार है, तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो तैयार हो जाइए एक एक्शन पैक दिन के लिए। संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिका में मजबूती और इनफैक्ट तीनों बेंचमार्क्स, डाउ, एस&पी और नैस्डैक अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर जाकर क्लोज हुए। 1/3 से 2/3% का उछाल। यूरोजोन के तमाम मार्केट्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे। एशिया में मजबूती है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, वो दिखा रहा है कि आज शुरुआत एक फ्लैटिश नोट पे होने वाली है। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में निफ्टी में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। तो क्या लेवल्स होंगे, क्या रणनीति होगी, अनिल से और साथ साथ एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान से बातचीत करूंगा। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज जी, अक्रॉस द बोर्ड स्क्रीन हरे निशान के साथ कामकाज, तो मजबूत संकेत आते हुए एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट से। जी हाँ, बिल्कुल। आप अमेरिका देखें, यूरोप देखें, नतीजे वहां से बेहतर संकेत हैं। संकेत इसलिए क्योंकि अमेरिकी जो व्यवस्था है, वहां पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट सीजन वहां भी चल रहा है, तो वो बेहतर आ रहे हैं। खासतौर पे फाइनेंशियल कंपनीज के जो ओल्ड मार्केट इकोनॉमीज हैं, उनके बेहतर नतीजे आ रहे हैं। तो वहाँ का जो पूरा ट्रेडिंग कम्युनिटी है, उसको ऐसा लगता है कि अभी तक कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं हुआ है, ज़्यादातर पॉजिटिव सरप्राइज में है, और इसलिए बाजार को एक सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही उनको लगता है कि जिस तरीके से जेनेट येलेन ने गो स्लो वाला फॉर्मूला अपनाया था, उससे बाजार को बड़ी राहत है। तो वो जो डिस्काउंटिंग है, वो भी आपको रिजल्ट के आउटलुक में या जो उनकी कमेंट्री है उसमें दिखाई दे रही है। क्योंकि कई कंपनियों ने कहा है कि Q2 के उनके नतीजे उम्मीद से बेहतर होंगे। उन्होंने जो गाइडेंस दिया है उसमें अपर साइड को भी वो बीट करेंगे, उससे ज़्यादा निकलेंगे। तो इस ट्रेंड की वजह से वहाँ के बाजारों में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ईसीबी के नतीजे आज आने वाले हैं, बैंक ऑफ जापान के भी आएंगे, तो उससे कोई बहुत सरप्राइज की उम्मीद नहीं है। एक्सपेक्टेड लाइन पे ही उनके फैसले रहने की उम्मीद है। इस वजह से बाजार में कोई नेगेटिव खबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव संकेत आप कह सकते हैं। क्रूड और गोल्ड बिल्कुल एक सीमित दायरे में, बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एशिया में ध्यान रखिए, फोकस सेंट्रल बैंक्स के एक्शन पर है। ईसीबी, बैंक ऑफ जापान और साथ साथ बैंक ऑफ इंडोनेशिया के भी आज
वो क्रेडिट पॉलिसी का आउटकम आना है, वहां पे फैसले लेने हैं। हालांकि ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि जस के तस रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन कमेंट्री खासतौर पर ईसीबी और बैंक ऑफ जापान की बेहद इंपॉर्टेंट होगी। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, मैंने कहा था कल रिकवरी का दिन था। कल हमने देखा था हरे निशान के साथ स्क्रीन नजर आई, 3/4 का उछाल था सेंसेक्स और निफ्टी में। 98, 99.6 यानी कि एकदम वो 9900 के लेवल्स पे जाकर बाजार कल रुकते हुए क्लोजिंग होती हुई 72 पॉइंट का उछाल था निफ्टी में। टेलीकॉम, फार्मा, एफएमसीजी, इनमें मजबूती थी और इनफैक्ट सेक्टोरली तो जितने सेक्टोरल इंडेक्सेस हैं कल हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस था। मिड कैप, स्मॉल कैप्स 3/4 से 1% का उछाल। मार्केट ब्रेथ कल बेहतर होती हुई नजर आई थी। 2:1 का रेशियो था गेनर्स के फेवर में। एफआईएस की तरफ से कल तगड़ी खरीदारी हुई है। 1050 करोड़ रुपए के आसपास की शुद्ध खरीद कैश मार्केट में, वो आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे आता हुआ। लेकिन आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, ऐसे में आज रणनीति क्या होनी चाहिए बाजारों में? सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ अब जुड़ते हुए। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या स्ट्रैटेजी होगी आज मेरी? खरीदारी के रुझान के साथ ही रहना चाहिए। कल के डेटा काफी बेहतरीन है और ग्लोबल मार्केट भी स्टेबल है, तो मुझे लगता है कि तेजी होनी चाहिए। 9850, 9930 ये छोटी ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी की, और इसके पार जिस भी तरफ निकले 50 पॉइंट का मूव आने की संभावना है, और इसकी संभावना ज्यादा ऊपर की तरफ नजर आती है। तो 9850 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। पहले 9925 और उसके बाद 9975 तक के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। 24,000 के नीचे बैंक निफ्टी को बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। या तो 24,000 के नजदीक खरीदें या 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करें। ऊपरी स्तर पर 24,300 तक के टारगेट के लिए एक बार बैंक निफ्टी में भी तेजी का मौका लिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कल का जो खरीदारी का माहौल बना है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके, तो कल का खरीदारी का माहौल, मूड जो है वो आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी में खरीदारी करें 99.25, उसके बाद 99.75 के टारगेट्स के लिए। बैंक निफ्टी अपने वीकली एक्सपायरी के दिन भी खरीदारी करने के मौके होंगे। 24,000 के जितना करीब मिले उतना अच्छा, और 24,000 को अपना स्टॉप लॉस बनाए। 24,300 तक के टारगेट्स के लिए वहां पे अप्रोच करा जा सकता है। चलिए, बाजार पे एक और एक्सपर्ट एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान अब मेरे साथ जुड़ते हुए। समीत, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्या अभी भी बिकवाली करने का मन बना हुआ है? देखिए आशीष, लास्ट 100-150 पॉइंट की जो निफ्टी में रैली है उसमें ज्यादा हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये मोमेंटम वाइज आप देख रहे हो, अच्छा मोमेंटम है इंडेक्स में, बट विद अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमारा यही मानना है ये पूरी रैली में अगर आपके एक्सिस्टिंग लॉन्ग्स है तो यहाँ पे पोजीशन लाइट करनी चाहिए, और मार्केट में हर एक रैली में आपको जो आपके पोजीशन है उसमें प्रॉफिट एटलीस्ट बुक करनी चाहिए। इंडेक्स स्पेसिफिक एटलीस्ट मार्केट में लाइट रहना चाहिए, और जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ रही है उस पर आप फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे निफ्टी पे हमारा कुछ लॉन्ग साइड पे अभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। इनफैक्ट हायर साइड पे आपको सेलिंग के लिए देखना चाहिए। आज के लिए हमारी स्ट्रैटेजी जो होगी वो कंडीशन सेल होगा। सेल निफ्टी बिलो 9870, ये सपोर्ट के नीचे जाता है तो ही सेलिंग पोजीशन लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस 9930 का होगा, फिर वो केस में टारगेट आने वाले 1-2 दिनों में 9780 का रहेगा। ओके, इससे पहले मैं समीत के कॉल जानूं स्टॉक स्पेसिफिक, आपको बता दूं आज रिजल्ट्स के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट दिन है, तो पूरी रिसर्च टीम रेडी हो रही है आपको बताने के लिए कि आज कौन कौन से नंबर्स और क्या रेडार पे रखना चाहिए। लेकिन समीत का कहना है कंडीशनल सेल होगा 9870 के नीचे, आप बिकवाली करके चलें, प्रॉफिट बुकिंग करते चलें। और समीत लगातार मान रहे हैं कि करेक्शन ओवरड्यू है बाजारों में, तो कभी भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा कॉशियस हैं बाजार को लेकर। समीत, आज के स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स? ये एक बाय साइड रहेगा ग्रैन्यूल्स, स्टॉप लॉस 142.80 का रहेगा, टारगेट 153, और जेट में एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल रहेगा 575-580 के टारगेट रहेंगे पोजिशनल, और स्टॉप लॉस 616 का होगा। एक बाय और एक सेल। बाय है ग्रैन्यूल्स इंडिया पे और सेल है जेट एयरवेज पे। समीत, आपका धन्यवाद। और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे टॉप ब्रोकरेजेस के। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज मानता है पीवीआर खरीदें 1437 के टारगेट्स के लिए। प्रकाश गाबा.com मानता है कि कमिंस खरीदें 980 के लक्ष्य के लिए, और आरके ग्लोबल का मानना है बीएमएल में खरीदारी करनी चाहिए 1600 के टारगेट्स के लिए। तो एक को समीत का जेट एयरवेज सेल कॉल है, अदरवाइज बाकी चारों जो ट्रेडिंग आइडियाज आए स्टॉक स्पेसिफिक वो बाय साइड की कॉल्स, ग्रैन्यूल्स, पीवीआर, कमिंस और बीएमएल। लेकिन चलिए अब फोकस कुछ फंडामेंटल्स पे करते हैं, टेक्निकल्स से मूव करते हैं। और आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक बेहद इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि रिलायंस, विप्रो, बजाज ऑटो और कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी के 4 दिग्गज जिनका कुल वेटेज करीब 13% के आसपास है, ये चारों अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाले हैं। क्विकली आपको समझाने के लिए कि रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं और आपको नजरें कहां रखनी चाहिए,
मेरे साथ अब नीरज, सोनम, वरुण तीनों जुड़ते हुए। नीरज तो बने ही हुए मेरे साथ। नीरज जी, शुरुआत आपसे, और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का। बाजार बंद होने के बाद आज भी क्या आने वाले हैं और क्या उम्मीद करूं? जी हाँ, बिल्कुल। बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे और एक बार फिर से आप सरप्राइज के लिए तैयार रहें। नतीजे काफी बेहतर आने की उम्मीद है और ये माना जा रहा है कि जीआरएम इस बार फिर से जो बाजार की तमाम उम्मीद है उसको बीट करेगा, $11 से ऊपर जाके कहीं सेटल होगा। तो एक बड़ा राहत वो है। दूसरा, पेट्रोकेमिकल बिजनेस से भी आपको प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग बढ़ी है, तो वहां से भी आपको एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी। साथ ही चूंकि रिलायंस जियो का फुल कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो चुका है, कंपनी ने यह भी कहा था एक बार कि शायद वो अपने इसके नतीजे भी अलग से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की डिटेलिंग है, तो वो डिटेल्स भी रिलायंस जियो की तरफ से मिलने की उम्मीद है। तो नतीजे पूरी तरीके से आपको सरप्राइज करेंगे, इसके लिए आप तैयार रहें। रिलायंस जियो के और डिटेल्स आपके सामने आएंगे, उसके लिए तैयार रहें। और साथ ही कल चूंकि रिलायंस की एजीएम है, तो वहां पे भी आपको कई सारे बड़े ऐलान देखने को मिलेंगे। तो आज शाम बाजार बंद होने से लेकर कल मार्केट ओपनिंग तक 12 बजे तक आपको रिलायंस के बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। और आपको याद होगा कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलायंस ने बताया था कि किस तरह वो ऑयल एंड गैस में अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करीब 30,000 करोड़ का प्लान रखा था, उसकी और डिटेलिंग शेयर होल्डर्स के सामने रखी जाएगी। तो ये पूरे जो आप देख रहे हैं डिटेल्स, ये आएंगे और निश्चित तौर पर आरएल फिर से एक बार सरप्राइज करेगा। चलिए, तो आज भी इंपॉर्टेंट और कल वो एजीएम भी होने वाली है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और सबसे ओपनिंग कमेंट नीरज का सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा सोनम, बजाज ऑटो क्या एक्सपेक्टेड है? कमजोर आंकड़ों की उम्मीद है, क्योंकि वॉल्यूम्स इस पहले तिमाही में कमजोर रहे हैं। 11% की गिरावट आई थी कुल वॉल्यूम्स में। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में 23% की गिरावट आई है और एक्सपोर्ट्स का हाल काफी वक्त से कमजोर ही है। साथ ही जो कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी हुई या फिर रॉ मटेरियल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, इससे कंपनी के मार्जिन पर दबाव पड़ेगा और यही फ्रंट पे या फिर मार्जिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो खराब नतीजे बजाज ऑटो से एंटिसिपेटेड है। वरुण, कोटक महिंद्रा बैंक? ये कोटक महिंद्रा बैंक से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद है। जो बेहतर ग्रोथ रेट ये कंपनी डिलीवर करते आ रही है, वो इस बार भी जारी रहेगा। हमारा अनुमान है कि एनआईआई में करीब 16 से 17% के आसपास का जंप रहेगा। मुनाफे में भी करीब 40% के आसपास का अच्छा खासा जंप आपको देखने मिलेगा। पिछली बार एनपीएस में हल्की बढ़ोतरी हुई थी। हमारा अनुमान है कि इस बार भी हल्की बढ़ोतरी होगी, कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। 2.7% के नीचे अगर ये रहता है तो बाजार इसको पॉजिटिव मानेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.3% के ऊपर रहते हैं तो बाजार इसको काफ़ी पॉजिटिव मानेगा। वही इस बैंक के जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और लोन ग्रोथ में करीब 14 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। ओके, क्विकली मैं आपको विप्रो बता देता हूं। बाजार बंद होने के बाद इनफैक्ट देर शाम ये कंपनी आमतौर पर अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करती है और एक्सपेक्टेड है कमजोर नंबर्स, क्योंकि विप्रो के लिए वैसे ही Q1 सॉफ्ट क्वार्टर होता है। हेल्थ केयर और रिटेल पे वैसे ही दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर आय 0.3% घटेगी। मार्जिन पे 230 बेसिस पॉइंट्स का दबाव देखने को मिलेगा। Q2 की गाइडेंस इंपॉर्टेंट होगी। स्ट्रीट मान के चल रहा है या तो 0 से 2% की ग्रोथ या 1 से 3% के आसपास की Q2 के लिए तिमाही दर तिमाही ग्रोथ की कंपनी बात कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें, आज वो बाय बैक पे भी विचार होने वाला है, तो स्ट्रीट उस पर भी फोकस करेगी। तो क्या एक्सपेक्टेड है? आरआईएल और कोटक महिंद्रा बैंक अच्छे, बजाज ऑटो और विप्रो शायद एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो इन चारों कंपनीज को अपने रडार पर रखें। लेकिन इनके अलावा आज कौन से स्टॉक्स खबर की वजह से फोकस में रहेंगे, यानी कि न्यूज की वजह से रडार पर रहने चाहिए, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत भाई अब जुड़ते हुए। हेमंत भाई, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। स्टॉक्स रडार पर है? फोकस पर रहेगा एचपीसीएल, ओएनजीसी, एमआरपीएल। फिर से कल भी हमने कहा था इसको रडार पर रखिए। कैबिनेट की एक बैठक हुई कल देर शाम, जैसा कि माना जा रहा था कि ओएनजीसी से कहा जाएगा कि 51% हिस्सेदारी एचपीसीएल में खरीदें, तो वो मंजूरी कैबिनेट की मिल चुकी है। अब आप देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ओपन ऑफर आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है और वैसा ही होता हुआ दिखा है। कल जो स्टेटमेंट्स आए ओएनजीसी के चेयरमैन के, उनका कहना है कि अनलाइकली है कि ओपन ऑफर आए। एचपीसीएल एक सब्सिडरी बनी रहेगी और ये पूरा का पूरा जो खरीदारी का प्रोग्राम है ये इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। एमआरपीएल और एचपीसीएल का विलय का केस तो बनता है, लेकिन उन्होंने कहा है अभी तक कोई फैसला उन्होंने लिया नहीं है। ये खबरों के चलते आज ये सारे शेयर फोकस में रहेंगे। एमआरपीएल देखिए कल दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर समाप्त हुआ था। आज नजर रखिएगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, फिनोलेक्स केबल्स, आईटीआई, डी-लिंक, एचसीएल इन्फोसिस्टम्स तरह के शेयरों पर। देखिए कल कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया
कि भारत नेट फेज 2 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत करीब करीब 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट की तहत जोड़ा जाएगा और इसके ऊपर सरकार करीब 29,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो फाइबर नेटवर्क कंपनियां, मॉडेम बनाने वाली कंपनियों को अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, ये बाजार मानकर चलेगा, इसीलिए ये पूरा का पूरा सेक्टर फोकस में रहने वाला है। टाटा एलेक्सी, इस पर भी रखिए नजर। देखिए, आपको याद होगा पहले आशीष टीसीएस के साथ सीएमसी का विलय हुआ और उसके बाद बाजार मानकर चल रहा था कि कभी ना कभी टाटा एलेक्सी का भी विलय होगा। अब खबरें फिर से ये आ रही हैं और ये पिछले 10-12 साल से खबरें हैं कि इस कंपनी को भी टीसीएस के अम्ब्रेला में ला दिया जाए, तो एक रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर हो सकता है फिर से कंपनियां विचार करें। इसके साथ साथ जस्ट डायल पर भी रखिए नजर। देखिए, बायबैक के ऊपर एक बोर्ड बैठक बुलाई है जो कि सोमवार को है, 24 जुलाई को इनकी बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक होगी। तो अगर शॉर्ट पोजीशंस होंगी तो वो कवर होती हुई जस्ट डायल में नजर आएंगी। एटलस साइकिल, इस कंपनी ने भी एक बोर्ड बैठक बुलाई है 4 अगस्त को और उसमें स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगी। और ध्यान रखिए, ये शेयर दरअसल ट्रेड टू ट्रेड में है, तो हो सकता है आज अगर आप खरीदेंगे तो फिर आपको कल ही बेचने को मिलेगा, तो इस लिहाज से, लेकिन ये स्टॉक स्प्लिट करना चाहते हैं। 350 के आसपास भाव चलता है। ओके, तो ये तमाम वो कंपनीज हैं जो आपके रडार पर नीचे खबरों की वजह से, और क्योंकि हेमंत बोर्ड बैठक की बात कर रहे थे, बालाजी टेलीफिल्म्स की आज बोर्ड बैठक है। फंड रेजिंग पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है और ये स्टॉक इस बैठक से पहले बहुत एक्टिव है। कल भी और पिछले 3 महीने में जबरदस्त मोमेंटम इस स्टॉक में आया है। दूसरी कंपनी तलवरकर्स बेटर वैल्यू फिटनेस, इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है। प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्रमोटर्स को वारंट जारी करने पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है। तो इन दोनों कंपनीज को भी रडार पर रखें। और विप्रो की तो आज खैर बायबैक पे रिजल्ट्स पे बोर्ड बैठक है ही है। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज कैसे होगा फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ओएनजीसी को एचपीसीएल की हिस्सेदारी खरीदने को कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। एचपीसीएल अब ओएनजीसी की सब्सिडियरी बनेगी। बड़ी बात यह है कि अधिग्रहण के बाद एचपीसीएल लिस्टेड कंपनी बनी रहेगी। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब मेरे साथ जुड़ते हुए। लक्ष्मण, ओएनजीसी के हाथों एचपीसीएल को बेचने के लिए कैबिनेट ने किन शर्तों के साथ मंजूरी दी है, यह बताएं। कैबिनेट ने इस बात की सैद्धांतिक मंजूरी दी है कि एचपीसीएल को ओएनजीसी के हाथों बेच दिया जाए। एचपीसीएल में केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है 51.11%, उसे ओएनजीसी खरीद ले और ये स्ट्रेटेजिक सेल होगा। मैनेजमेंट कंट्रोल भी एचपीसीएल का ओएनजीसी के हवाले कर दिया जाए। लेकिन ये कैसे होगा, तौर तरीके क्या होंगे, इसे तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाने का फैसला लिया गया है। मंत्रियों का एक समूह जो होगा, इसकी अगुवाई वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी होंगे और चूंकि पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। कैबिनेट से चूंकि कल मंजूरी मिल गई है तो अब 1 साल के भीतर मतलब अधिकतम 1 साल, उससे पहले भी इसे पूरे डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन सवाल 2 उठ रहे थे। एक सवाल यह था कि ये मर्जर होगा कि एक्विजिशन होगा। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये एक्विजिशन होगा, यानी एचपीसीएल ओएनजीसी की सब्सिडियरी बनी रहेगी, लिस्टेड कंपनी बनी रहेगी, एचपीसीएल की अपनी पहचान बनी रहेगी। दूसरा सवाल ये उठ रहा था, क्या इसके लिए ओपन ऑफर लाया जाएगा? तो सूत्र ये बता रहे हैं कि ओपन ऑफर नहीं लाया जाएगा। ओपन ऑफर नहीं लाने के लिए सेबी से सरकार विशेष छूट भी मांगेगी। तो इन प्रस्तावों के साथ कैबिनेट ने मंजूरी दी है एचपीसीएल को ओएनजीसी के हाथों बेचने के लिए। तो आज ओएनजीसी, एचपीसीएल, एमआरपीएल, ये तमाम वैसे पूरा ऑयल एंड गैस सरकारी कंपनी जो है सब फोकस में रहने वाली हैं। वैसे आपको बता दूं, ओएनजीसी एचपीसीएल की डील, भारत नेट 2 जो फेज 2 की बात करी, हेमंत ने जो बात बताई आपको, ये दोनों खबरें आपने सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर सुनी और लक्ष्मण और उनकी टीम ने ही ये खबरें सबसे पहले आपके लिए लेकर आई थी। लक्ष्मण, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। दोनों बड़ी एक्सक्लूसिव सबसे पहले सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन चलिए, कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजीज बताने के लिए एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती मेरे साथ अब जुड़ती हुई। वंदना मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं मैम, क्या स्ट्रैटेजीज है? गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से सारा जो फोकस है कमोडिटी मार्केट में, एग्री की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मॉनसून पे होता है, लेकिन अगर नॉन एग्री की बात करूँ, जो अभी फ्रेश ट्रिगर है मार्केट में, वो अभी फेड रेट है कि जो दिसंबर वाला है उसमें भी इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो।
जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो करेक्ट हो रहा है, 10 मंथ्स के लो पे है। और साथ साथ हम लोगों ने ये देखा जो रिस्कियर एसेट्स में पैसा जा रहा है और लगातार हाई पे ट्रेड हो रहा है, उसकी वजह से जो सेफ इवन बाइंग है वो खत्म हो रही है गोल्ड और सिल्वर में। तो मेरे ख्याल से आज सिल्वर में भी थोड़ी सी सेलिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ सेलिंग दिखा रहा है। तो 37,700 के लेवल पे एक बार सेलिंग करनी चाहिए, 37,200 का टारगेट होना चाहिए। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 1900 का होगा। और यहाँ पे दूसरी कमोडिटी नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस में आज इन्वेंट्री शेड्यूल है कि जो बिल्डअप है वो थोड़ा सा वीक दिन में, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे एक बाइंग आ सकती है। और मुझे लग रहा है कि एक बार 200 का जो आंकड़ा है वो पार करने की कोशिश कर सकती है कमोडिटी। 198 पे बाय करना चाहिए, 201 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए और 190.5 के स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, तो चांदी बेचें, नेचुरल गैस खरीदें, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। मैम आपका धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आऊंगा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेजेस की नजर किन स्टॉक्स पे, किन शेयरों पर है। सोनम बनी हुई है मेरे साथ। सोनम बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष ऑरबिंदो फार्मा पर शुरुआत करना चाहूंगी। एचएसबीसी की रिपोर्ट आई ऑरबिंदो फार्मा पर, अपग्रेड किया है यहाँ पर 820 के लक्ष्य को बढ़ाकर 906 का कर दिया है स्ट्रॉन्ग यूएस आउटलुक पर। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ गई है ओएनजीसी और एचपीसीएल डील पर। उनका मानना है बहुत सारे इश्यूज पर क्लैरिटी की जरूरत है। ओएनजीसी पर न्यूट्रल की रेटिंग है, 185 का टारगेट दे रहे हैं मौजूदा भाव से। उनको 14% का अपसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके मुताबिक एचपीसीएल नेगेटिवली रिएक्ट करेगा क्योंकि एक ओपन ऑफर की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी। सीएलएसए ने कैनरा बैंक को यहां पर डाउनग्रेड किया है, सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 280 का दे रहे हैं मौजूदा भाव से। उनको 24% का डाउनसाइड स्टॉक में दिखाई दे रहा है। एक पहली बार नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई दे रही है टाटा मोटर्स पे। सीएलएसए ने टाटा मोटर्स पर बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है, लक्ष्य 405 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव से 12% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। माइंड ट्री पर ज्यादातर नेगेटिव रिपोर्ट्स ही आई है। सिटी ने माइंड ट्री पर बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है, लक्ष्य को घटा दिया है, 430 से लक्ष्य को घटाकर 425 का कर दिया है, मौजूदा भाव से 16% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। मैक्वायरी ने भी माइंड ट्री को डाउनग्रेड किया है, लक्ष्य को 3% घटा दिया है, 370 का लक्ष्य, मतलब मौजूदा भाव से 27% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। डाइश बैंक ने भी बिकवाली की सलाह रखी है, लक्ष्य 370 का दे रहे हैं। और फाइनली बजाज फाइनेंस, जिसके नतीजे बाजार को बेहद ही पसंद आए थे, जेफरीज ने यहाँ पे अपग्रेड किया है, बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1600 से बढ़ाकर 1790 का कर दिया है, मौजूदा भाव से 16% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेजेस के रडार पे, इनको अपने फोकस पे रखें। आज बेहद इंपॉर्टेंट दिन है। एक तो आज हमें अपने 14th प्रेसिडेंट मिलने वाले रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स के लिए आज से इंपॉर्टेंट दिन। 4 निफ्टी की दिग्गज के रिजल्ट्स की मैं लगातार बात कर रहा था, लेकिन कई सारी बेहद इंपॉर्टेंट मिड कैप कंपनीज के नंबर्स भी आने वाले हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। हिंदुस्तान जिंक, कांसाई नोरोलैक, रैलिस इंडिया, एलेंबिक फार्मा, एबीबी इंडिया, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, आरबीएल बैंक, महिंद्रा सीआईई, डीवी कॉर्प, फोर्स मोटर्स, ये वो तमाम इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन आज गुरुवार की सुबह इंडिकेशंस ये हैं कि एसजीएक्स निफ्टी फ्लैटिश रुझान के साथ कामकाज कर रहा है, तो भारतीय बाजार शायद कल की क्लोजिंग के आसपास शुरुआत करते हुए नजर आए, जबकि ग्लोबली आज ज्यादातर स्क्रीन सारे निशान के साथ ट्रेड कर रही हैं या फिर कल रात में उन्होंने ट्रेड किया है। तो एसजीएक्स निफ्टी में एक माइनर अंडर परफॉर्मेंस के संकेत आते हुए। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।